मैं तो मतलब 10-12 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। आज एक नया फिल्म लेके आए, उसके बारे में इतने बातें हुई है, इतने बात करे, और जब मैं हम लोग बात कर रहे हैं, वो लोग लीगल बैटल लड़ रहा है कोर्ट में, तो मुझे लगता है कोर्ट को अपना वो करना चाहिए, हमें चरक के बारे में बात हम उसके बारे में बात कर ही नहीं रहे सर। हमारा बात इतना ही है कि क्या चरक और केरला 2 साथ में रिलीज करने के पीछे कोई कॉन्शियस डिसीजन था या नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। मतलब ना कोई इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ, बंगाल के इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन नहीं था। बेसिकली क्या है, फिल्म कंप्लीट करने के बाद जो प्रोड्यूसरों की पैसा लगता है ना, वो चाहते हैं जितना जल्दी हो सके रिलीज हो जाए। तो हमारे साथ भी यही हुआ। जिस दिन जयंतीलाल गाधा को फिल्म दिखाया, फिल्म का खत्म हुआ, कमरे का लाइट बुझा, जला, और जयंती भाई बोला कि सुदीप तो अभी करते हैं इसको। मतलब इस तरह की सेंसिबल लोग, इस तरह की गुड हार्टेड लोग अगर इंडस्ट्री में रहे, तो मुझे लगता है कि किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि हमारी जैसे फिल्म मेकर का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता है। आप फिल्म बेशक 400 करोड़ कमा लिया ना, अगले दिन से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया, और अभी भी चलता है, क्योंकि स्टूडियोज हमारी फिल्म नहीं लेना चाहते हैं। लोगों को लगता है ये कंट्रोवर्सी होगा, बैन हो जाएगा, केसेस चलेगा, तो हमारी फिल्म लेते नहीं है। लेकिन जयंती भाई की एक्सप्रेशंस देखने के बाद मैंने और सोचा नहीं कि केरला स्टोरी आ रहा है या धुरंधर 2 आ रहा है। जिस दिन जयंती भाई ने डिसाइड किया, उसी दिन मैंने बोला चलिए हम लोग रिलीज करते हैं, है ना कुशल भाई? सुदीप्तो सर, जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमने सुना है कि जब आपको केरला 2 बनाने का ऑफर आया, तो आपने कहा था कि मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड की स्टोरी नहीं ऐसा नहीं बोला था, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया गया। वो रिकॉर्डिंग अभी तो मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला, क्योंकि मैंने ये बोला था कि केरला के साथ मेरा 10 साल की रिलेशन है। जो केरला स्टोरी मैंने बनाया था, उसकी एक डायलॉग और एक शॉट के साथ मैं जुड़ा हूँ। आई कैन डिफेंड अप टू हेल। एक शब्द को मैं डिफेंड कर सकता हूँ, और मेरे पास पुख्ता सबूत है। जब केरला स्टोरी 2 की प्लान हुई, तब भी मैं जुड़ा हुआ था, और विपुल जी लास्ट दिन तक मुझे बोलते गए कि दादा आप ही को डायरेक्ट करना है। लेकिन जब ये डिसीजन हुई कि केरला स्टोरी 2 में केरला का एक स्टोरी होगा, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्टोरी होगा, तो मैंने बोला था मेरा इनके ऊपर कोई रिसर्च वर्क नहीं है। जो केरला स्टोरी 1 के लिए था, प्रेयर नहीं था। मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और वो टाइम मैं देना नहीं चाहता। मैं एक जगह पे रुके हुए नहीं रहना चाहता। मैं आगे, मुझे और भी स्टोरी बोलना है, चरक बोलना है, इसके आगे 2-3 और स्टोरी बोलना है। तो इसलिए तो इंडिया टुडे वाले ने बड़ी मतलब उनकी कंफर्ट जोन से बीच की उठा लिए और बोल दिए कि मैंने ये डेरोगेटरी टर्म में नहीं, मैंने बोला था मेरी नॉलेज मध्य प्रदेश में जो लाभ जिहाद की इंसिडेंट्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में मेरा नॉलेज सीमित है व्हाट्सएप और उसपे। मैं गहराई में नहीं गए। अभी जो डायरेक्ट कर रहा है फिल्म को, मैंने सुना कि वो बहुत डिटेल में काम किया है। सो मतलब इतना ही था मेरी काम। तो उन्होंने जैसे बोला खोद के इन्होंने म्यूजिक निकाला, तो आपने जो रिसर्च है वो कैसे किया, वो प्रोसेस थोड़ा जानना चाहेंगे। एक तो चरक बचपन से हम लोग चरक के साथ, चरक का हिस्सा है। मैंने जैसे बोला था, चरक चैत्र की महीना में होता है। चैत्र इस 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, और हमारे स्कूलों में एग्जाम खत्म हो जाता था फरवरी में, तो हमें जो पॉकेट मनी देते थे घर से, वो बचा के रखते थे चरक मेला में, मतलब मजा करने के लिए। तो चरक के साथ हमारी एकदम मतलब ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। बचपन से वही देखते थे। उस समय पे बलिया होता था, वो अघोरी प्रैक्टिस चलते थे। अघोरी प्रैक्टिस मतलब डेड बॉडी के ऊपर बैठ के प्रेयर करना, उसकी ह्यूमन स्काल लेके खेलना, ये सब था उसका। वो हमारे लिए बड़ा अट्रैक्शन था। लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट ने ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, ये अघोरी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे पहले बैन किया, उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, जहां जहां बहुत ज्यादा हद तक ये प्रैक्टिसेस चलता था, वो बैन कर दिया गया। तो जब ये बैन कर दिए गए, मेजर अट्रैक्शन कम हो गया। तो जैसे वेस्ट बंगाल में आज से 10 साल पहले 102 या 103 चरक होता था, उड़ीसा में करीबन 70-75 चरक होता था। अब वो संख्या 16, 17, 18, 20 में आके रुक गए।
तो हमारे लिए जब हमने डिसाइड की कि इस फिल्म को बनाएंगे, संजय की कहानी जब हमने पढ़ा, तो पर्टिकुलरली फारूक भाई, संजय, मैं, हम लोग मिलके ये ह्यूमन सैक्रिफाइस की जितने इतिहास है वो हमने निकालने लगे और इतनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स मिलने लगे। तो उनको मतलब इतनी लिबर्टी मिलती है, लेकिन चरक जैसी फिल्म जो कि रियलिटी के ऊपर बात करती है, उसको जो है कंट्रोवर्शियल फिल्म कह के मतलब एक फिल्म मेकर को इतना स्ट्रगल कराया जाता है, रिव्यू कमेटी तक ले जाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? मेरा ये बात तो ये आज नहीं, मैं 2013-14 से हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे अलग अलग फोरम में। ये अद्भुत एक दो डबल स्टैंडर्ड है हमारी सेंसर बोर्ड बोलिए या होल जो प्रैक्टिसेस है सरकारी, जो कानून आज से 50 साल पुराने, आज जो सेंसर बोर्ड की सिनेमाटोग्राफिक एक्ट है वो 1943 का है, लिखते हैं सिनेमाटोग्राफिक एक्ट 1943। कुछ साल पहले श्याम बेनेगल साहब की एक रिपोर्ट सेंसर बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसकी कानून अभी तक, उसकी जो इम्प्लीकेशंस था उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कराया गया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उसमें ना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मैक्सिमम हम लोग आवाज उठा सकते हैं। अभी रिसेंटली कल 2-3 दिन पहले इंपा से एक लेटर गया है सेंसर बोर्ड में, कुछ डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बात कर रहा है। तो बात ये है, हम लोग सफर तो करते हैं सर, केरला स्टोरी के टाइम पे किया, बस्तर के टाइम पे किया। आप सोचिए आज जो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त अनाउंस कर रहा है गवर्नमेंट और इतने सारे डिस्कशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके समय पे तो 2 बार रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी। कल की जो मीटिंग था, कल जो रिव्यू कमेटी की मीटिंग था, इट वाज रियली ग्रिलिंग टाइम। मतलब एक समय पे लग रहा था कि मैं हार्ट फेल करके वहीं पे बैठ जाऊंगा, ऐसा सिचुएशन था। बट ये आप लोगों के हाथ में है। हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं, हम लोग अलग अलग फोरम में बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन आप लोग सिर्फ फिल्म को अगर फिल्म की तरह रिव्यू करने के साथ साथ हमारी जो पेन से, जो एगनी से जाना पड़ता है, उसके बारे में आप लोग लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो ऑब्वियसली हम उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि अपना 100% दें उसमें। एंड जब हम कैरेक्टर में होते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है उस कैरेक्टर को परफॉर्म करना। देन आफ्टर लाइक कट, सो हमको उस मूड में रहना पड़ता है। बट अगर 24 आवर अगर हम उसी मूड में रहेंगे तो थोड़ा सा वो एक्टर के लिए थोड़ा एक मोनोटोनी काइंड ऑफ होने लगता है। तो हम बीच में जैसे मौज मस्ती भी करते हैं, जैसे बहुत सारे एक्टर्स करते होंगे। मेरा क्या है, जैसे मैं जब बीच में रहता हूँ तो अपने आप को खुश करने के लिए मैं गाना मतलब गाता हूँ। तो एक्चुअली लोकेशन इतना खूबसूरत था, लोकेशन भी इतनी खूबसूरत है वहाँ की, मतलब इतनी हरियाली। मेरे पास मतलब पिक्चर्स हैं, मतलब मैं जो BTS हैं आफ्टर रिलीजिंग द फिल्म आई कैन लाइक अपलोड। तो इतनी लोकेशंस इतनी प्यारी प्यारी थी वहाँ पर, हम लोग बहुत घूमे। एंड जो मैं बताने वाला था कि मैं इन बिटवीन क्या करता हूँ, अपने आप में गुनगुनाता रहता हूँ खुद को। मेरे साथ लड़ाई करता था इनके साथ मैं लड़ाई करता हूँ। और पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, हम लोग 3 स्मोकिंग बैरल्स में साथ में ही थे। तो बहुत अच्छा लगता है और कहीं कहीं अपने आप को बूस्ट करने के लिए। पिक्चर में भी मेरे साथ लड़ता है और शॉट के बाद भी लड़ता है, अभी भी लड़ रहा है, सुबह भी लड़ा है। हमारी चलती रहती है। हमारे मतलब सीनियर हैं और हमारे मतलब हमसे बड़े हैं, हमने बहुत कुछ सीखा। मैं तो इनके बारे में बहुत बोलता भी रहता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला। मतलब मैंने कैमरा एक्टिंग जो है मतलब इनसे सीखी। चड़क पिक्चर की खासियत ये है, जो दोनों का सवाल होगा जो मैं जवाब देना चाहता हूँ। इफेक्ट जो सिचुएशन अंजना ने यहाँ पे है, जो आर्ट डायरेक्टर हमारे बीच में बैठी हुई है, या हमारे जो DOP साहब है प्रशांत, उसके बाद में ज्वाइन कर मानस जी, तो जिस हिसाब से उन लोगों ने एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं, इसलिए तो जब मैंने इधर आ रहा था तो मुझे प्लान था कि मैं कुछ फॉर्मल बातें करूंगा, लेकिन आने के बाद मुझे वही महसूस हुआ, कंट्रोवर्सी की फेवरेट चाइल्ड। अभी क्या हुआ कि केरला स्टोरी और बस्तर के बाद एक किस्म का पॉलिटिकल स्टैंपिंग हुआ, और आई एम श्योर इस फिल्म के बाद सेंसर बोर्ड से लेकर आगे 6 तारीख को रिलीज होने के बाद डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंपिंग। सो मुझे ऐसे, मतलब मैंने मान लिया कि मुझे आगे की जिंदगी ऐसे ही एक कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी,
कंट्रोवर्सी, इसमें ही मुझे जिंदा रहना है। तो मैं, ये मेरे लिए न्यू नॉर्मल है प्रशांत जी। प्रोड्यूसर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं इसे। लेकिन मैं इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं आगे फिल्म खुद प्रोड्यूस नहीं करूंगा, इतना डिसीजन मैंने ले चुका। मेरे से पॉसिबल नहीं है ये प्रेशर झेलना। मेरे टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, मैं तो सिर्फ फिल्म ही बनाऊंगा, क्योंकि एक फिल्म सफिशिएंट था। नहीं, मुझे सीरियसली मुझे ये फीलिंग हुआ कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं या तो अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं, दोनों नहीं बन सकते एक साथ। मतलब मुझे अच्छे इंसान बनना मेरे लिए प्रेफरेंस है, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो सर 2-3 महीने से जो सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ मेरी पूरी टीम जो गुजर रहे थे, ठीक है ना, कुछ हद तक कल वो गुजरना खत्म हुई, क्योंकि सेंसर बोर्ड में फिल्म 2.5-3 महीने से पड़ा हुआ था, और सेंसर बोर्ड की जो नॉर्मल प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से फिल्म को सेंसर नहीं मिला। उसको रिव्यू कमेटी के पास गया, रिव्यू कमेटी ने काफी डिफिकल्टीज से गुजरने के बाद फाइनली कल हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिला फिल्म की। तो आप समझ सकते हैं कि मैं चाहे ना चाहे, मेरा नाम इस तरह की कंट्रोवर्शियल या अनकन्वेंशनल फिल्म के साथ जुड़ जाता है। कोई भी फिल्म बनाता हूं तो पहला लड़ाई मेरा सेंसर बोर्ड के साथ होता है। तो मुझे कल सेंसर ऑफिस की सीईओ सर ने मुझे बोला कि आई एम द कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड। तो एनीवे, पहले तो थोड़ा सॉरी, क्योंकि टाइम से थोड़ा लेट हो गया। मैं इसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, कोई कारण होता है। दूसरा, आपकी सवाल की, ये फिल्म जब केरला स्टोरी 1 और बस्तार दोनों बनाने के बाद मैं 4 साल एक दिन के लिए भी कोई गैप ब्रेक नहीं लिया था। लेकिन क्या होता है एक फिल्म मेकर के मन में, ये कहानी जब मैंने पढ़ा था, जो चरक की जो कहानी है, ये मेरी मन में मतलब आधी रात को जग जाता था, तो मुझे लगता था कि इसके ऊपर फिल्म बनानी है। तो मेरे साथ जो कहानी हमारी छोटे भाई संजय हल्दर ने लिखा था, तो दिन के मतलब एवरी डे ऑलमोस्ट मेरा जो स्क्रिप्ट राइटर है फारूक भाई, फारूक मालिक, ये फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर है, हम दोनों मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे डिस्कस करते थे। राजेश जी के उन्होंने इंडस्ट्री में 40 साल से है, तो हम लोग डिसाइड जब कर लिए कि ये फिल्म बनानी है, लेकिन मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था, क्योंकि 4 साल से मैं एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया था, फिल्म बनाए जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट खुद नहीं करूंगा, लेकिन मतलब खड़े होकर डायरेक्ट नहीं करूंगा, कैमरा के बगल में बैठ के डायरेक्ट करूंगा और पोस्ट प्रोडक्शन करूंगा। तो शिलादित्य जो फिल्म के डायरेक्टर है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त है। तो शिलादित्य से डिस्कशन हुई, शिलादित्य राजी हुआ इसको डायरेक्ट करने के लिए। ये कहानी जो है, ये बेसिकली ईस्टर्न इंडिया से, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड, इस एरिया की कहानी है। लेकिन लेटली मुझे पता चला, ये जो चरक जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल तमिलनाडु में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। माँ काली और शिव जी बीन इन्वोक्ड। लोगों को लगता है कि ये चरक के दिन ये लोग जमीन पे आ जाते हैं, अपने भक्तों के साथ टाइम बिताते हैं। तो ये कहा जाता है कि हम जो भी साल भर की मन्नतें मांगते हैं, उस मन्नत पूरी हो जाती है चरक में। तो जब इस तरह की कहावत जुड़ जाता है किसी फेस्टिवल के साथ, और गोइंग बाय द ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री, इसमें विश्वास बहुत ज्यादा, फेथ इट बिकम अ प्रीडोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। फरवरी की महीने में एग्जाम खत्म हो जाता है, तो हम लोग ना बचपन में वेट करते थे कि कब चरक आएगा। बहुत ज्यादा म्यूजिकल, कलरफुल, अच्छे खाना मिलता था उस चरक मेले में। लेकिन इसके साथ साथ चरक मेला का जो एक डार्क प्रैक्टिसेस, वो इवॉल्व किया था सदियों से, करीबन 1000 साल पुराने भी इसकी इंस्टेंसेस मिलते हैं। वो हमारे लिए एक कंसर्न की विषय बन गया था, क्योंकि इसमें इस तरह की प्रैक्टिसेस था, विश्वास वाली जो एस्पेक्ट है इस फेस्टिवल की, इस तरह की एस्पेक्ट्स था जहां पे इवन ह्यूमन सैक्रिफाइस या नरबलि भी होता था। ये कानूनन कुछ दशक पहले बैन तो हो गया था, लेकिन इसकी प्रभाव, इसकी विश्वास इस लेवल पे पहुंच गए थे। इवन 2024 में हाथरस करके यूपी में एक जगह है हाथरस में एक स्कूल में
क्रोनोलॉजिकली रिजल्ट खराब हो रहा था, तो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी बैठ के डिसाइड करते हैं और एक 9 साल की बच्चे को बलि दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन, हमारी एजुकेशन, हमारी जिस तरह की दुनिया के हमारी परिचय बनने जा रहा था, उसके साथ अगर इस न्यूज को हम साथ में खड़ा करें तो ये अच्छी बात नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मुझे लगा कि इस फिल्म को बनानी है, तो फारूक भाई, राजेश जी और शिलाजीत, तो हम चारों बैठ के डिसाइड किए कि फिल्म बने और फाइनली फिल्म बना। अवॉइड करते हैं बात करना। वी ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस इश्यूज व्हिच डील्स विद आवर फेथ। सेंसर बोर्ड में जो इशू था वही था। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो लाइन है ना, साइंस, ह्यूमैनिटी और फेथ, इसके बीच में बहुत थीन लाइन है। जो थीन लाइन आपको भी, आपकी अनजाने में भी आप क्रॉस कर लेते हैं। एक बिल्ली रास्ता काटता है या घर से आप निकल रहे हैं तो उस समय पे किसी ने आपको पीछे से बुला लिया, तो आपको लगता है ये अशुभ है। इसमें कोई हार्मफुल कुछ नहीं है, हार्मलेस है। लेकिन यही विश्वास अगर एक बच्चे की बलि देने तक पहुंचता है तो हमारी सोसाइटी को कंसर्न होने के कारण है। सो उस कंसर्न से फिल्म बनाए, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन था वही फेथ वाली रिएक्शन था। क्या ये फिल्म साधु समाज के खिलाफ तो नहीं है? क्या ये फिल्म हमारी विश्वास जो एक बहुत डीप रूटेड एक एग्जिस्टेंस है हमारी सोसाइटी में, उस जगह तक तो नहीं गए? ये सब मेरी डिस्क्लेमर की पॉइंट है, क्योंकि ये बातें हमने सेंसर बोर्ड के साथ ये आर्गुमेंट की, उनको समझाने की कोशिश की कि ये बात कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस चलते रहे, ये कोई देश के लिए शुभ नहीं हो सकता। तो हमारी चरण पर of PEN, I would like just say that we are honored to associate it with this film. We want the film to go to audience. That's our aim. Many people should watch it and should understand the reason that why you made this film. Congratulations. मैं पूछता हूँ उससे कॉल करके। ठीक है, मैं पूछता हूँ, रुको भाई, वीडियो मारने दो यार। मेरे को मेरा वीडियो ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लेफ्ट टू राइट, सही बोला, अपना टेंशन ले लो।